देखो बेटा हुण इत्थे कोई होर लॉ भी लगा सकते हैं। इत्थे तुसी सिस्टम किहनूं मन्निया वा, दो प्रोटॉन्स एक दूजे ते जिहड़ी फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्स काउंट होएगी। और वो केड़ी फोर्स है पुत? इलैक्ट्रिक फोर्स कंजरवेटिव फोर्स। इसका मतलब असी लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं तो इट मीन इत्थे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल की है पुत, दोनों पार्टिकल क्योंकि रेस्ट पे है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है, पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हुण +2 का कंसैप्ट है समझ। अगर थोड़े सामने दो चार्जेस है Q1 Q2, दोनों च सैपरेशन आ रहा है तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है 1/4πε0 Q1 Q2/r। स्केयर नहीं, वो फोर्स लिए, ठीक है। अच्छा हुण फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की है पुत, यदि हाफ mv², यदि हाफ mv² ते पोटेंशियल एनर्जी 0। क्यों? आर वेरी फार अवे इनफाइनाइट है, तो समथिंग ओवर इंफिनिटी 0। हुण EI और EF भी इक्वेट हो जाएंगे, तो इस इक्वेशन नू इहदे नाल इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखो पुत्र अगली गल सुनो, हुण अगर तुसी इसे ही कंसैप्ट नू दो मासेस नाल जोड़ के देखते हैं कि मान लो मैनू कोई कहना कि आ दो मासेस है, इनिशियली दोनों दे विच डिस्टेंस है r और इनिशियली दोनों मासेस रेस्ट पे है। हुण इत्थे बेटा क्योंकि मासेस है तो इत्थे केड़ी फोर्स कंसीडर होएगी? मासेस करके केड़ी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए? हुण अगेन जेड़ा लेफ्ट मास है क्या उहदे कोई फोर्स लग रही है? यस, राइट वाला लगा रहा, तो लेफ्ट वाले मास की मोमेंटम चेंज करेगी। राइट वाले मास से कोई फोर्स लग रही है? यस लग रही है। कौन लगा रहा है? लेफ्ट वाला मास। इसका मतलब राइट की भी मोमेंटम चेंज करेगी। पर दोनों मासेस को मिला के जो मैं सिस्टम एज्यूम करा तो फिर नेट फोर्स 0 है, तो फिर इसका मतलब दोनों को मिला के टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगी, है ना। इदा तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम की 0 + 0 है।
हुण जदों दो मासेस नूं तुसीं रिलीज करोगे बेटा तो अट्रैक्ट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन है, ये एक दूसरे के नेड़े आएंगे। तो वो सानू पूछ सकता कि जदों ये दो मासे दे विच डिस्टेंस d रह गया तो इन्हां दीयां वेलोसिटीज फाइंड आउट करो। ठीक है, हुण फाइनल मोमेंटम फाइनल और इनिशियल मोमेंटम इक्वेट कर सकते हैं आप, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो v1 माइनस v2 आ जाएगा। और ये गल सानू मैं दसी है, इनू ध्यान च रखियो कि क्योंकि जदों भी ना दो पार्टिकल दो मासेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ईच अदर मूव करेंगे, अगर दोनों के मासेस बराबर है, अगर मासेस बराबर है और वो इनिशियली रेस्ट पे थी और इंटरनल फोर्सेस करके दोनों मोशन सेट हुए और दोनों के अगर मासेस बराबर है तो दोनों दी फाइनल स्पीड्स भी बराबर होंगियां, वेलोसिटीज इक्वल बट ऑपोजिट होंगे। ये फर्क है ना, तो ये छोटे छोटे फर्क नूं समझो। तो इसका मतलब आप इतने दोनों की वी लै सकते हैं ना, काम ईजी कर लेंगे। अच्छा, हुण इस सिस्टम च दो इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं, लेफ्ट पे राइट लगा रहा है, राइट पे लेफ्ट लगा रहा है, दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, कंजर्वेटिव है। इसका मतलब असी इत्थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो EI 0 प्लस 0 प्लस हुण इत्थे आके थानू ये रिजल्ट कभी भुलना नहीं चाहिए। जदों भी बेटा दो पार्टिकल्स है ना, मासेस m1 m2 दोनों के विच डिस्टेंस r, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस gm1 m2 बाय r। हुणे फार्मूलाज याद रखने साडी ड्यूटी है ना, पहला ये फार्मूलाज याद होंगे फिर कंसेप्ट एप्लीकेबल होंगे और कितने अप्लाई केड़ा होना वो सानू फिर याद आएगा। तो ये दो स्टेप्स है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर इट मीन्स माइनस gmm बाय r। हुण इत्थे पुत्र फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की है हाफ mv² प्लस हाफ mv² माइनस gmm बाय d। हुण इहनूं तुसीं m² लिख ही सकते हैं, वो तो मैं जान के mm लिख रहा ना। और उस तो बाद तुसीं दोनों नूं की कर लेना, इक्वेट करके v निकाल लो। तो मतलब हुण तुसीं नोट की कर रहे हैं कि कित्थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कित्थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई होने हैं, तो उसकी क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है थोड़े। हुण बेटा अगला पॉइंट आप चलिए, इस तक तो कोई डाउट नहीं। देखो हुण कुछ शॉर्ट टर्म्स होंदियां, वो सानू एक मीनिंग दस दियां वा, और रिजल्ट पता होना चाहिए। जिदा ना तुसीं एक टर्म सुनोगे पुत्र सिस्टम, ते एक टर्म सुनोगे आइसोलेटेड सिस्टम, दोनों च फर्क की है। सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, मतलब वो स्टेटमेंट तो पता लगेगा, सिचुएशन तो पता लगेगा भी किसी सिस्टम पे नेट फोर्स अगर लग रही है तो उस सिस्टम की मोमेंटम चेंज कर जाएगी, जो नेट फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। पर अगर मैनू कोई कहे ना आइसोलेटेड सिस्टम, दिस सिस्टम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब मैं श्योर हाँ भी ये ते नेट फोर्स नहीं लग रही। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स नेट फोर्स ऑलवेज जीरो, जेदे ते नेट फोर्स जीरो है वो आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट अगर आप रीड करिए कि ये तो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका मतलब उसमें एक कंक्लूजन मिल गया कि कंक्लूड कर लेना कि नेट फोर्स जीरो है, तो इस सिस्टम की मोमेंटम कांस्टेंट है। तो जे वर्ड लिखा सी सिस्टम
फिर सानू पूरी स्टेटमेंट को दोबारा देखना पैना भी नेट फोर्स 0 है कि नहीं है वो स्टेटमेंट को, बट आइसोलेटेड को समझ आ गई। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिहड़े कि थोड़ा जिहा ध्यान देने नाल कंसैप्ट क्लैरिटी होएगी साडी, है ना। हुण बेटा जदों असीं गल करदे हां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दी, तो इहदे पैरेलल एक दूसरा कंसेप्ट है जिन्हों असीं याद रखना वा, क्योंकि ये कंसेप्ट असीं +1 दे विच ना 5th यूनिट च रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, सेंटर ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो 3rd यूनिट च आंदा, जिहड़ा कोलिजन वाला कंसेप्ट है +1 दे 4th यूनिट च आंदा है ना। तो पहले हुए है, पर इन्हां नूं असीं अंडर वन हेडिंग ही कवर करना वा, मीनस इन्हां दी प्रॉब्लम इक्को तरह नाल ही सॉल्व हो सकती है ना। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी हम थोड़ा जिहा आपां स्टार्ट करिए अज। तो सेंटर ऑफ मास के बारे बेटा थानू शायद लास्ट लेक्चर च भी मैं कुछ दस्सिया सी कि एक्चुअली जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है ना वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट, क्योंकि मैकेनिक्स के जितने भी रिजल्ट्स है ना वो सारे रिजल्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट लई एप्लीकेबल है, मतलब पार्टिकल लई एप्लीकेबल, जिहदी ना लेंथ है ना ब्रेथ है ना हाइट है, पॉइंट है। जबकि रियलिटी दे विच हर ऑब्जेक्ट जो है उहदियां फाइनाइट डायमेंशंस है। तो इस करके ये रिजल्ट है ये डायरैक्टली ऑब्जेक्ट नूं अप्लाई करन दे लई असी उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक इदां दा पॉइंट लोकेट कर सकते हैं कि उस पूरे ऑब्जेक्ट नूं उस पॉइंट के नाल रिप्लेस कर दिंदे आपां। तो वो पूरा ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ही है और उस पॉइंट के नाल रिप्लेस करन ते असी उस पॉइंट की जो बिहेवियर होएगा वो पूरे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर मान के चलते हैं ना। तो इस तरीके नाल समझते हैं। तो उस पॉइंट को लोकेट करना जिहड़ा ऑब्जेक्ट के अंदर, तो असी कहने हैं कि फाइंड सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट का जिहड़ा टोटल मास है ना, वो ऑब्जेक्ट के या सिस्टम के टोटल मास के इक्वल हुंदा है। पर इत्थे पुत्र इस गल का ध्यान रखियो, होर जदों तुसीं सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट नाल डील करते हैं तो थोड़े सामने एक टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ये दो डिफरेंट टर्म्स है। और तीसरी टर्म जिहड़ी कि तुसी मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो है वो है बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर तो ये 3 तरह के सेंटर्स है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो तिन्हां नूं मिक्स नहीं करना। जिहड़ी गल मैं तुहानूं समझाई सी कि अगर तुहाडे सामने किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस यूनिफॉर्म है तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास से ज्योमेट्रिकल सेंटर हमेशा कोइंसाइड करेंगे। अगर सिस्टम के मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वह ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास इको ही पॉइंट है, मतलब वो ज्योमेट्रिकल सेंटर को ही सेंटर ऑफ मास मनिया जा सकता। और मैक्सिमम 99% प्रॉब्लम्स दे विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है, पर जिथे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म नहीं है तो उत्थे ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करे जरूरी नहीं है। क्लियर है गल? दूसरा पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की है बेटा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली किसी भी सिस्टम के अंदर वो पॉइंट है जिथे उस सिस्टम का टोटल वेट कंसंट्रेटेड है।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ weight ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ mg। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ ਦਾ डिफरेंस पता कितना हो, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। ध्यान नाल गल सुनो। हुण अगर तुहाडे सामने दो पार्टिकल्स तो बनया होया सिस्टम है, पहले पार्टिकल का मास m है, दूसरे पार्टिकल का मास भी m है, तो दो पार्टिकल्स है, दोनों के मासेस बराबर है, इस करके ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो इट मीन्स सेंटर ऑफ मास ते ज्योमेट्रिकल सेंटर सेम होएगा। पर अगर दोनों मासेस दे विच डिस्टेंस गैप दूरी वर्टिकल हाइट मान लो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, हुण गल दा फर्क की पाएगा, वो तो जिहड़ा पहला पार्टिकल है ना उसकी लोकेशन से जो दूसरा पार्टिकल है उसकी लोकेशन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हाइट के नाल ग्रेविटी बदलती है, डेप्थ नाल भी बदलती है। तो इसका मतलब की हुआ, दोनों पार्टिकल जिस जिस जगह पे है उत्थे जी सेम नहीं है। इट मीन्स जो आप हुणेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो वो पॉइंट के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करेगा, अलग अलग होएगा। पर हाँ, अगर बेटा किसी भी सिस्टम के हर पार्टिकल की जगह पे स्मॉल जी सेम हुए तो फिर सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाता है। हुण पुत्र इस गल की एक एग्जाम्पल देके मैं इनू गल खत्म कर रहे हैं, फिर आप नवा स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का। देखो अगर मैनू कोई कहे कि थोड़ा घर है तो थोड़े घर का जो सेंटर ऑफ मास है तो थोड़े घर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो सेम ही है। तो क्यों? क्योंकि जो थोड़ा घर बनया वा उन्हें जिन्ना एरिया ऑक्यूपाई किया वा, जिन्नी स्पेस चो बनया, उस स्पेस के अंदर हर पॉइंट पे, उस स्पेस के अंदर हर पॉइंट पे स्मॉल जी नू असीं अप्रोक्सीमेटली सेम मान सकते हैं। ठीक है, वो जी की वेरीएशन है वो बहुत स्मॉल है, उन्होंने निगलैक्ट कर सकते। पर जे मैनू कोई कहे कि पूरे पंजाब का सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करो, या जिहड़ी हिमालय रेंज है, हिमालय के पहाड़ है, तो इन्हों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, वो डिफरेंट आएगा, वो सेम नहीं होएगा। क्योंकि हिमालय रेंज कई सौ किलोमीटर तक दूर तक फैली हुई है, तो 8-9 किलोमीटर हाइट भी है। तो अगर तुसी उस हिमालय रेंज की सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोकेट करोगे तो कोइंसाइड करना जरूरी नहीं है। तो इस करके किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रहा कि नहीं कर रहा, वो थानू ध्यान पता ही रखना पैना पुत्तर कि जिहड़ा तुहाडा सिस्टम है तो जिन्नी जगह पे वो स्पेस जिन्नी ऑक्यूपाई कर रहा, अगर उस स्पेस के अंदर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, तो असीं कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये छोटा जिहा रिजल्ट है बट इंपॉर्टेंट है। हुण अज आपां जिहड़ा 10 मिनट की गल करनी होर लिखो, वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो ध्यान दो पुत्र, जिहड़ा टू पार्टिकल सिस्टम है ना, टू पार्टिकल सिस्टम
ਇਹਦਾ टोटल मास कितना m1 plus m2 ਜਿਹੜਾ 2 पार्टिकल्स सिस्टम है एक गल श्योर है बेटा ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ मास हमेशा उस लाइन पे डिपेंड करेगा जेडी लाइन दोनों पार्टिकल्स ਨੂੰ जोड़ रही है। तो इसका मतलब ए और बी का सेंटर ऑफ मास कितने होएगा इन्हां दोनों पॉइंट्स ਨੂੰ जोड़न वाली इस लाइन के ऊपर कितने होएगा पर कितने होएगा वो डिपेंड करेगा m1 m2 के मासेस पे। और एक गल होर आइडिया की ले लेना कि हैवियर मास के नजदीक लाइटर तो दूर। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए कि m2 ग्रेटर देन m1 है तो फिर सेंटर ऑफ मास m2 के नजदीक हो जाएगा। अच्छा हुण ध्यान दियो पुत्र इधर गल सुनो अगर 2 पार्टिकल सिस्टम दे विच फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल दे विच दूरी डिस्टेंस गैप r है तो जो सेंटर ऑफ मास है वो फर्स्ट पार्टिकल तो कितना दूर है लेट दैट बी r1 और सेंटर ऑफ मास सेकंड पार्टिकल तो कितना दूर है लेट दैट बी r2। तो r1 r2 से r दा रिलेशन की बन रहा है पुत्र है ना पता लग रहा है ये तो ज्योमेट्री तो ही आ गया। हुण अगली गल है आ देखियो लिसन जदों सानू कोई कहंदा ना फाइंड सेंटर ऑफ मास तो एक्चुअली असीं की फाइंड आउट करना वा पोजीशन ऑफ ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो पोजीशन लभण दे लई सब तो पहला थानू रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है हम गल सुनियो पुत्र हुण मैं थोड़ा जिहा हट के करन लगा मान लो आ तुहाडे सामने एक्स वाई जेड एक स्पेस है। ठीक है फिर आप इधर भी आ जाएंगे दोबारा। हुण अगर m1 m2 दो मासेस है स्पेस के विच और ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं तो m1 पार्टिकल की पोजीशन या पोजीशन वेक्टर कितना लिखांगे ਆਪਾਂ तो अगर साडा रेफरेंस पॉइंट वो है तो असी पुत्र r1 की लिखांगे फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। हुण पोजीशन वेक्टर ते पोजीशन कोऑर्डिनेट दे बारे सानू रिलेशन पता होना चाहिए। जिहड़ा दूजा पार्टिकल है वह भी असी पोजीशन वेक्टर निकालांगे और ये पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता वा सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता वा फर्स्ट पार्टिकल का मास पता वा फर्स्ट सेकंड पार्टिकल का मास पता वा तब तुसी सेंटर ऑफ मास निकालने लिए की करना आ फार्मूला यूज कर लेना।
वैसे ये फार्मूला नो डाउट मैं थोड़े सामने 2 पार्टिकल सिस्टम लिए लिखा वा, पर इनू तुसी 3 4 5 ਲਈ एक्सटेंड कर सकते हैं। पता की करना, जे 3 पार्टिकल्स ਲਈ है लिसन, तो तुसी इत्थे प्लस M3R3 ते नीचे प्लस M3 लिख देना। जे 4 ਲਈ है तो M3R3 प्लस M4R4 तो नीचे M3 प्लस M4 ऐड कर देने ना। समझ आ रही है गल? चलो हाँ, एक पॉइंट अभी तेन ध्यान नाल समझो, इन दोबारा फिर आप नैक्सट जी ट्यूसडे क्लास है वो इंट्रोड्यूस करांगे कलाकार सेक्ट तो भी, बट अज आप ये जोड़ना, ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हुण देखो पुत्र, जिदा लिसन जिदा ना मास ते वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम है, उदा ही मास ते पोजीशन वैक्टर का प्रोडक्ट नूं असीं पता की कह दिंदे आ, मूवमेंट ऑफ मास। मूवमेंट ऑफ मास तो एम आर नूं ना असीं मूवमेंट ऑफ मास, ठीक है। हुण बेटा इधर देखो, हुण अगर आप 2 पार्टिकल्स लिए इहनूं अप्लाई कर रहे हैं, आप पता की है, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ते आ की है मूवमेंट ऑफ मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, तो आप पता की बन गया सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस। और ये मूवमेंट ऑफ मासेस केड़े पॉइंट पे अबाउट है? ओ दे अबाउट है। क्यों? क्योंकि आप ओ नू रेफरेंस ले रहे हैं ना, ठीक है। और अगर मैं आ दोनों पार्टिकल्स नू मासेस नू कनेक्ट करना आपस, तो आ अगर सेंटर ऑफ मास है तो आ की है साडा आरसीएम, ठीक है। हम गल नूं समझियो पुत्र, ये जनरल फार्मूला है, इहदे विच ना जिहड़ा 2 पार्टिकल्स सिस्टम है ਉਹਦੇ सेंटर ऑफ मास ਨੂੰ ਅਸੀਂ फाइंड आउट कर रहे हैं, पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ रेफरेंस पॉइंट है या ओरिजिन जो है वो अलग है। फिर अगर आप ओरिजिन किहनूं मान लीए, सेंटर ऑफ मास ਨੂੰ ही मान लीए, मतलब अगर यही साडा ओरिजिन है, मीन वो अगर पीएम की जगह पे आ जाए तो फिर आरपीएम की होगी पुत्र 0। आरपीएम बेसिकली की है ओरिजिन तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो जे आप सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लीजिए तो आरपीएम की हो गया 0, तो आ की हो गया 0, या 0 हो गया तो फिर M1R1 प्लस M2R2 0 हो गया सब, तो आ साइड 0 हो गई। हम इसे आप सेंटर ऑफ मास को अगर ओरिजिन मान लिया तो M1R1 प्लस M2R2 0 हो गया, है ना, वेक्टर फॉर्म च। पर अगली गल सुनो ध्यान नाल, देखो इत्थे इस एक्सप्रेशन च R1 का मतलब पता की है, पहले पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। फिर इसे क्योंकि आ ओरिजिन आ गया तो R1 आ बन गया, ये R1 वेक्टर बन गया। और आ समझ आई गल? अच्छा, हुण M1R1 वेक्टर से माइनस M2R2 वेक्टर बराबर हो गए, और माइनस की दस रहा पुत्र कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर 2 पार्टिकल सिस्टम ਲਈ ऑपोजिट है अगर ओरिजिन असी सेंटर ऑफ मास ਨੂੰ लेने है ना। और आ रिजल्ट पता की दस रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिसन,
ये रिजल्ट दस रहा कि सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। असी है सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस है, पर किहदे अबाउट, ओदे अबाउट, ओ किथे इथे सेंटर ऑफ मास, तो सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। तो आ रिजल्ट याद कर लो। हुण भी दोबारा देखो पुत्र, हुण आपां इसनूं ध्यान दो, बड़ा इंपोर्टेंट रिजल्ट आ जाएगा। आ जिहड़ा पॉइंट है ना, आ वाला, इनू स्केलर फॉर्म च आपां इदां लिख सकते हैं, क्योंकि आ सिर्फ डायरेक्शन दे नाल कंसर्न है, मैग्नीट्यूड्स। हुण पुत्र इथों तुसी R2 दी वैल्यू M1 R1 बाय M2 कट सकते हैं और इथे पुट कर दो इथे, तो R की हो गया R1 प्लस M1 R1 ओवर M2, तो R1 की वैल्यू आ गई M2 R ओवर M1 प्लस M2। सिमिलरली ठीक है, आ रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे स्टेप्स जिहड़े है ध्यान नाल समझो। ये पता की दस रहा, हुण सुनो, ये तुसी कित्थे यूज करना बेटा। हुण अगर कल नूं तुहाडे सामने वो कहे कि एक